पिछले 3 साल मेरे लाइफ के एसी सर्किट्स के साथ ही निकले हैं इन फिज़िक्स लेबोरेटरी, एंड यही रीज़न है मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है ऑन एसी सर्किट्स। एंड ये प्लेलिस्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, यानी कि इस टर्म की बुक में तो ये मीनिंग है, बट रियल लाइफ फिजिक्स में इसकी क्या मीनिंग है, ये सर्किट एक्सपेरिमेंटली कैसे बनता है, कैसे कनेक्ट करते हैं। एंड जब आपको एक्सपेरिमेंटल अप्रोच समझ आ जाएगा एसी सर्किट्स का, फिर आपको किताब की भाषा काफ़ी आसान एंड हल्की ही लगेगी। एंड दैट्स इट। प्लेलिस्ट में कुछ 15 से 20 वीडियोस हैं, एंड अगर आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देखते हैं तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट देखकर ही एग्ज़ाम देने चले जाना, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। एंड ये प्लेलिस्ट है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए जो महाराष्ट्र, CBSE कोई भी बोर्ड के हों, बिकॉज आई फॉलो फिजिक्स एंड दैट्स इट। हेलो, सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ चोक कॉइल। अब पिछले साल तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं था हमारे स्टेट बोर्ड में, बट इस बार CBSE से चोरी करके यहाँ पर डाला है, और सेम HC वर्मा में भी है। और यही टॉपिक एक सिंगल टॉपिक की मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस हैं, एंड यहाँ पर मैं सब एक साथ बता दूंगा, सो कोई टेंशन की बात नहीं है। सो यहाँ पर व्हाट इज़ चोक कॉइल, अभी आपने ये वर्ड तो सुना होगा। अभी समझो ट्यूबलाइट ख़राब होती है तो लाइट वाला कोई आता है, बोलता है साहब इसका चोक गया है, चोक बदलना पड़ेगा ठीक है। कभी बोलता है सर स्टार्टर गया है, बट स्टार्टर तो वो चेंज ऐसे थोड़ा घुमाते थे तभी चालू हो जाता था। मैं अज्यूम करता हूँ आप लोगों के घर सेम ट्यूबलाइट है, पता चला आप लोग अमीर हो, बोलो हमने तो LED ही देखी है, हमारे घर में तो वो नहीं है, ठीक है, वो अलग बात है। बट सुना तो होगा आपने, लाइट वाले के मुंह से मुंह से, मुझे लगा सिंधी भाषा बोल दी मैंने, लाइट वाले के मुंह से एक बार तो सुना होगा आपने कि चोक गया है, चोक बदलना पड़ेगा। फिर हम बोलते थे अच्छा कितना लगेगा, वो बोलता था अरे जितने में चोक आएगा उससे अच्छा नई ट्यूबलाइट ले लो, वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो ये वही चोक की हम बात कर रहे हैं, जो चोक सुना है ना हमने, ये वही चोक है। एंड आज इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, सो आपको प्राउड फील होना चाहिए, ओके। एंड उसी तरीके से एक और चीज़ होती है, जैसे हम कहते हैं वो बाइक का शॉक अब्सर मस्त है, मस्त एकदम, पीठ में कुछ दर्द नहीं होता है, कितने भी खड्डों में जाए एकदम बढ़िया चलती है। तो शॉक अब्सर नहीं होता है, वो होता है शॉक एब्जॉर्बर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि चोक भी वैसा ही रहता है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, कम ऑन फास्ट। सो चोक क्या होता है, अभी हमें अगर करंट को कंट्रोल करना है, करंट को मुझे कंट्रोल करना है, ठीक है, और मेरे पास एक DC सर्किट है, और मुझे करंट को कंट्रोल करना है, तो हम लगा देते थे एक रेजिस्टर, ठीक है। रेजिस्टर ऑफर करता था रेजिस्टेंस की वजह से करंट कंट्रोल में रहता था। मुझे ज़्यादा करंट कंट्रोल करना है, रेजिस्टर बड़ा लगा दो, 100 ओम की जगह 200 ओम का लगा दो, 1K की जगह 5K का लगा दो। तो सब चीज़ें ऐसे चलती थी, ठीक है। अब अगर आ गया मैं AC सर्किट में, तो अगर वापस मैं रेजिस्टेंस लगा दूं तो क्या होगा, क्या करंट कंट्रोल होगा, क्या करंट कंट्रोल हो या ना हो, वो है सेकेंड फैक्टर। बट हमें यहाँ पर देखना होगा, अगर रेजिस्टिव सर्किट है मेरे पास तो उसका पावर फैक्टर होता था, एक पावर हम कैलकुलेट करते थे जो होता था VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई, ओके। एंड यहाँ पर पावर फैक्टर पावर मैक्सिमम होता था, नॉट पावर फैक्टर, पावर यहाँ पर कंज्यूम होता है मैक्सिमम बाय अ रेजिस्टर, मतलब जितना रेजिस्टर बढ़ा दूंगा उतना वो पावर कंज्यूम कर देगा। अभी आप लोग बोल रहे हो कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं बिल भरने के लिए तैयार हूँ, नहीं वैसे नहीं कह रहा हूँ मैं। समझो मैंने इतना इनपुट दिया, ठीक है, उसमें से पावर रेजिस्टर कंज्यूम करके जाएगा मैक्सिमम, तो आपको आउटपुट इतना छोटा मिलेगा, समझ रहे हो, मतलब एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, जो एनर्जी है वो मैक्सिमम वेस्ट हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो उस वजह से वो एफिशिएंसी के लिए सही नहीं है। अब कोई कह सकता है ठीक है तुमने कहा, ओके, हम विश्वास कैसे करें, तो यहाँ पर 2 वेज हैं, आप कोई भी वे फॉलो करो, अलग अलग बुक का वे है। तो किसी में बोला जाता है रेजिस्टिव सर्किट है तो फेज डिफरेंस वहाँ पर 0 होता है, आपको पता होगा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, तो फेज डिफरेंस 0, तो कॉस ऑफ फाई 1 मतलब ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू, तो P मैक्स क्या हो जाएगा, P मैक्स हो जाएगा VRMS IRMS। तो यानी कि मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड होता है रेजिस्टिव सर्किट में। दूसरा वे आपको समझना है, V के जगह वैल्यू डालो IRMS इंटू Z, ठीक है। समझो LR सर्किट है यहाँ पर, फॉर कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, ओके। जनरल है तो आप कैसा भी ले सकते हो, अगेन वही बोल रहा हूँ, हर बुक में अलग अलग मिलेगा। कॉस फाई के जगह मैं लिख सकता हूँ इम्पीडेंस ट्रायंगल के मदद से
cos फाई होता है r बाय z, तो z कैंसिल, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो जितना r बढ़ाओगे उतना पावर बढ़ेगा। कोई भी एक्सप्लेनेशन फॉलो कर सकते हो, दोनों सही हैं। सो काट साट के वही बात है, रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं बढ़ा नहीं सकता हूँ। डीसी सर्किट में कैसे था, रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओ, करंट कंट्रोल में होते जाएगा। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आर की कोई मैं एक कांस्टेंट वैल्यू ही रखूँगा। कांस्टेंट वैल्यू ना कह के मैं यहाँ पर कहूँगा मिनिमम वैल्यू, यानी कि पावर कम कंज्यूम हो बस। ओके, तो आर की तो एक मिनिमम वैल्यू रहेगी। तो अब क्या करें, तो अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं हमारा एल आर सर्किट। कौन सा सर्किट यूज़ करते हैं हम, हमारा एल आर सर्किट। अब एल आर सर्किट का कंस्ट्रक्शन हर बुक में अलग है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में अलग, सीबीएसई में अलग, एचसी वर्मा में अलग, तो सबका बेस एक ही है। मैं आपको सब बता देता हूँ। तो एसेंशियली आपको ये याद रखना है, एल आर सर्किट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा चोक कॉइल, ओके, ये है हमारा चोक कॉइल, ओके, ये है सर्किट ऑफ चोक कॉइल, ठीक है, ये है सर्किट ऑफ चोक कॉइल। अभी किन बुक्स में गिवन है कि हम यूज करेंगे आयरन कोर, एंड आयरन कोर के ऊपर हम कॉपर की वाइंडिंग्स डालेंगे, मतलब कॉपर की वायर को लपेट लेंगे फुल। ओके, सो यस, वो भी एक इंडक्टर ही होता है। इंडक्टर बेसिकली वही होता है ना, वायर को लपेट कर ही बनाया जाता है। उसका n टाइम सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाता है फैक्टर, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो हाँ, ये भी इंडक्टर है। तो कोई बोलेगा यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन सा आएगा, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा एक्सएल की वजह से, यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा आर की वजह से। अब यहाँ पर किसके वजह से आएगा, तो यहाँ पर एक्सएल की वजह से आएगा, ये तो सबको समझ में आता है, बट यहाँ पर आर भी कंसीडर होगा। अब कोई बोलेगा कैसे, रेजिस्टेंस लगाया ही नहीं है। तो डियर, अगर आप कोई कॉपर की वायर ले रहे हैं तो वायर को खुद का रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये वही रेजिस्टेंस है। आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में सम करते हुए, वही कंसीडर अ वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohms। तो वो वायर है, उसके पास रेजिस्टेंस है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है वो, तो जस्ट उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी वही लॉजिक है, 2 रेजिस्टेंसेस कंसीडर करने हैं। यहाँ पर भी वही लॉजिक है, 2 रेजिस्टेंसेस कंसीडर करने हैं। अभी रेजिस्टेंसेस ऑफकोर्स एक रिएक्टेंस है, बट ठीक है, मीनिंग वही निकल आती है कई बार। सो यहाँ पर अब वर्क कैसे करेगा मेरा चोक कॉइल, अभी एक्सप्लेनेशन वही हो गई, ठीक है। किस बुक्स में कॉस फाई लिया है, जैसे देखो 2 एक्सप्लेनेशन है, एक है ये एक्सप्लेनेशन, एक है ये वाली, और सेम वे में पावर की एक ये एक्सप्लेनेशन है, एक ये। तो कोई भी लो, चारों में से सब आपके ऊपर है, जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं। सो चोक कॉइल फाइनली मेरा क्या मिला, कंक्लूड करूं तो मुझे एक एलआर सर्किट ही मिलेगा। अभी यहाँ पर ये है एक्सएल, ये है आर, टोटल अगर मैं ऑपोजिशन कैलकुलेट करूं तो मिलेगी मुझे एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इसमें से मुझे पता है आर का स्क्वायर मुझे बहुत कम लेना है, क्योंकि ओवरऑल आर ही कम है। तो essentially मेरा XL should be maximum for Z to become maximum. Z is the impedance. Impedance essentially means the resultant opposition offered by this circuit. अगर रिजल्टेंट ऑपोजिशन ज़्यादा होगा तो करंट मेरा खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा, जो थी मेरी स्लाइड नंबर 1। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें करंट को कंट्रोल करना है। करंट को कंट्रोल क्यों करना है, बिकॉज जो हमारी पहले की ट्यूबलाइट्स रहती थी, अगर आप आम फैमिली से हैं, आपने सारी ट्यूबलाइट्स अभी एलईडी नहीं लगवा दी हैं, तो जो पहले की ट्यूबलाइट्स रहती थी हमारी फ्लोरोसेंट वाली, वो काम करती थी एसी पे। एसी होता है 220 वोल्ट, इतना वो डायरेक्टली नहीं सह पाती हैं, इस वजह से हमें कुछ तो सर्किट में लगाना पड़ेगा। अभी जो एलईडीज हैं वो डीसी पे काम करती हैं, बिकॉज उनके अंदर में ही एक अलग सर्किट रहता है, बट वो सब सिलेबस में नहीं आएगा। ओके, बस जस्ट बताया मैंने, एसी के वजह से चोक कॉइल हम यूज़ करते थे। तो काट साट के अगर हम सारांश देखें तो एक्सएल की वैल्यू होनी चाहिए ज़्यादा फॉर जेड टू बिकम मोर, ठीक है, फॉर जेड टू बिकम मोर। अब उसमें भी समझो कोई ऐसा न्यूमेरिकल गिवन है कि समझो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में खेल रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा 2πfl, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी पे अगर मुझे कोई सर्किट ऑपरेट करना है तो वहाँ इंडक्टेंस कम करना पड़ेगा कॉइल का। अगर इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा गिवन है तो मुझे एसी की फ्रीक्वेंसी खुद की कम करनी पड़ेगी, ठीक है। ये भी एक लॉजिक रहता है, एंड जेड अल्टीमेटली ज़्यादा होना चाहिए। और हमने रेजिस्टर क्यों नहीं बढ़ाया, बिकॉज पावर का हमें इशू हो रहा था। सो कॉस ऑफ फाई अगर यहाँ पर मैं लेता हूँ तो कॉस ऑफ फाई हो जाएगा मेरा आर बाय जेड,
सो z क्या हो जाएगा मेरा, z हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस xl का स्क्वायर। अगर सबको डिवाइड कर दूं मैं r से तो यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 1 अपॉन में xl बाय r का होल स्क्वायर। r ऑलमोस्ट है मेरा 0, नहीं है 0 मैं मानता हूँ, ओके मानता हूँ। अगर समझो मैंने वो आयरन कोर वाला कंसीडर किया एग्जाम्पल, तो मैं कोशिश करूँगा कि रेजिस्टेंस नहीं हो, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब ऐसा मटेरियल लूँगा बट वो रेजिस्टेंस रहेगा ही। बट समझो ये इतना छोटा है कि ये टर्म है 0, तो ये पूरा बन जाएगा इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू दी 0, यानी कि कॉस ऑफ फाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दी 0। मतलब पावर फैक्टर जो है, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर को ही हमने बना दिया 0। एंड टोटल पावर क्या होगा, टोटल पावर तो कॉस फाई, अगर देखो वहाँ पर कॉस फाई हमारा 1 हो रहा था, याद करो इस इक्वेशन में कॉस फाई मैक्सिमम हो रहा था, बट यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ करके पावर फैक्टर को ही बना दिया हमने 0। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चोक कॉइल। सो क्या मैं कह सकता हूँ AC सर्किट्स की मेरी 14 वीडियोस आज इसी वीडियो के साथ ख़त्म होती है? क्या मैं कह सकता हूँ? क्या आपने सारी वीडियोस देखी है? क्या देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके 14 की 14 वीडियोस, ठीक है। सो आई होप, मेरे हिसाब से आज चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। कुछ रहेगा तो अगली वीडियो बता दूंगा। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, ठीक है। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो।